नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाली जो ग्राम पंचायत की योजना है, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की, वो योजना जो है हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग उसके उद्देश्य और उसके कितने चरण थे उसको स्टेप वाइज पूरे डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। इसका एक वीडियो और आएगा, उसके बाद ये 2 वीडियो में ये योजना पूरी तरीके से कवर होगी। आज जो है इसका तीनों चरण हम लोग देखेंगे और अगले वीडियो में जब आएंगे तो इससे करंट से रिलेटेड डाटा, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो योजना है जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी, ठीक है। इसके अलावा जब इसके पहले हम लोग 2 वीडियो मैंने और अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि ये जो क्लासेस हैं वो पूरी रेगुलर चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को सबको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो छत्तीसगढ़ की ये जो एडीओ की क्लासेस है फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित, वो स्टार्ट करने का प्लान में नहीं था, शेड्यूल में नहीं था, लेकिन मैंने जब सिलेबस वाला वीडियो डाला था तो उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, बहुत डिमांड आ रही थी कि एडीओ क्लास स्टार्ट करने से संबंधित, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के चालू किया है। अब चूंकि ये सोच समझ के चालू किया है तो अपन एंड मोमेंट तक फाइट करेंगे और एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2-3 वीडियो डालने के बाद मैं छोड़ दूंगा वीडियो, तो पूरी सीरीज़ आएगी इसकी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है कि मैं आप लोग को कोई चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका एक कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है कि उस सोर्स से देख के आप लोगों को पढ़ा दूँ मैं। इसका बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी जगह से डाटा कलेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें एक साथ उपलब्ध नहीं है, अलग अलग जगहों से मुझे देखना पड़ रहा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। लेकिन अब वीडियो स्टार्ट हो गई है तो ये रेगुलर आएगी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। फ्री रहेगा कि नहीं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे तो बिल्कुल फ्री रहेगा, आप लोग उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। तो वसीम बरेलवी एक फेमस पोएट हैं, उनका शेर है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो ज़िंदगी एक जंग है, आप जब तक लड़ते रहेंगे तब तक आप जिंदा रहेंगे। जिस दिन आपने लड़ना छोड़ दिया उस दिन समझिए आप मर चुके हैं, ठीक है। और लड़ने का मतलब ये नहीं है कि तलवार लेके सड़क पर उतर जाना है, परिस्थितियों से लड़ना है, चुनौतियों से लड़ना है, सिचुएशंस का फेस करना है, ठीक है। तो इन सब सिचुएशंस को मिल के फेस करेंगे और इसमें जो भी आप लोग का सपोर्ट होगा, मुझसे जितना बन पाएगा मैं वो सपोर्ट करूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ मैं ही पढ़ा सकता हूँ या फिर मैं ही बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ऐसा मुझे कुछ ईगो नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो पूरी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। मैं एंड मोमेंट तक उस टॉपिक को क्लियर करूँगा, जो भी टॉपिक को मैं उठाऊँगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स जो थे आप लोगों के आ रहे थे, तो उस कमेंट्स का रिप्लाई देना भी, इसका मैं कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ। पहला तो टेलीग्राम चैनल के जो लिंक से संबंधित कुछ कमेंट्स आए थे, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसमें कुछ दिक्कत था, ठीक है ना, तो उसको रिकवर कर दिया गया है। वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अब जो लिंक क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको करंट अफेयर्स के भी अपडेट्स मिलेंगे और इसका जो स्क्रीनशॉट है डेली के क्लास का, वो भी आपको करंट टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, कुछ कमेंट्स आए थे कि 2 वीडियो एक दिन में लाइए करके, तो मैंने डिसाइड किया है कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच एक वीडियो अपलोड होगी और शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं बोल सकता, अपलोडिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, टाइम लग जाता है। तो सुबह 10 से 11 के बीच एक वीडियो अपलोड होगी और शाम को 6 से 7 बजे के बीच एक वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों की डाउट्स क्लियर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो सीरीज़ पसंद आएगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, चैनल पे जो यहाँ पर वीडियो में पढ़ाना जो होता है, कैमरा को देख के बड़ा दिक्कत वाला काम है। इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता नहीं है क्योंकि सामने कोई बैठा नहीं होता, स्क्रीन को देख के पढ़ाना पड़ता है, मतलब कैमरा को देख के पढ़ाना पड़ता है। तो हम लोग के कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो केवल कमेंट और लाइक्स हैं। आपके कमेंट और आपके लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, आप लोग को मेरी वीडियो कैसे पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उससे ही मुझे पता चलेगा। इसलिए बताते रहिए, जीवंत बनाइए, थोड़ा सा जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसको जीवंत बनाइए, थोड़ा सा लाइवली बनाइए। और लाइवली आप कैसे बना सकते हैं? कमेंट करके। 2 वे कम्युनिकेशन जब रहता है, कोई चीज़ों को मजा आता है पढ़ाने में, 1 वे कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको मेंटेन करके चलिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को कैसा, आपका रिस्पॉन्स जान के मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप जो दूसरे वीडियोज़ हैं उसमें क्या करते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे वीडियोज़ में आप लोग शुरू का जो पोर्शन है उसको स्किप नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट है जो वीडियो का, वो स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको उसके माध्यम से मैं बताते रहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए बहुत सारी जगहों से यहाँ पर से जानकारी कलेक्ट करनी पड़ रही है। मैंने बहुत ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो किया है, लेकिन गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी गलती हो सकती है। लेकिन मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि उस गलती का खामियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, ठीक है।
एग्ज़ाम से पहले मैं उस गलती को अपडेट करा दूंगा, अगर कोई गलती होती भी है तब भी, ठीक है। तो इसका कोई एक सोर्स नहीं है, इससे गलती हो सकती है। आप लोग कमेंट स्किप मत करिएगा, शुरू का जो पोर्शन है इंट्रो का और पहला जो पिन्ड कमेंट है उसको पढ़ते चलिएगा, और जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है नोट्स में छोड़ते चलिएगा। कुछ भी अपडेट होगा तो मैं वहाँ पे अपडेट करवाऊंगा आपको, ठीक है। 2-3 चीज़ें आप लोग अच्छे से याद रखें। पिन कमेंट रोज़ देखना है, जो फर्स्ट कमेंट है वो, ठीक है। पेज जो नोट्स बना रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन छोड़ते हुए चलना है, ठीक है। और जो इंट्रो पार्ट है उसको स्किप नहीं करना है आपको, वो देखना है आपको। उसमें मैं पिछली वीडियो से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगे वो करवाऊंगा। जैसे कि मनरेगा से संबंधित जो है 2-3 चीज़ें फैक्ट जो है वो आप लोग और नोट कर लीजिए, ठीक है। मैंने पूरी चीज़ें कवर करवा दी थी, लेकिन इन चीज़ों को भी आप लोग नोट करिए जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए, कार्य जो है वो हफ्ते में 6 दिन, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये योजना है, तो कार्य दिवस जो रहेगा 6 दिन रहेगा। एक दिन संडे जो रहेगा वो छुट्टी रहेगा, ठीक है ना। तो कार्य दिवस अगर पूछेगा तो आप लोग लगा सकते हैं कि 6 दिन रहेगा, ठीक है। अब कार्य के दौरान मृत्यु हो गई, जो मजदूर श्रमिक हैं उनका कार्य के दौरान अगर मृत्यु हो गई, तब फिर 25,000 रुपये केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। तो इस मुआवजा को भी नोट कर लेना, 25,000 रुपये केंद्र सरकार के साइड से उनको मुआवजा मिलेगा कार्य के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो गई या वे अपाहिज हो जाते हैं तब। एक पॉइंट और नोट करिए, कार्यस्थल पर पेयजल, छाया, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी। जो भी कार्यस्थल पर कार्य करने जाएंगे उनको पेयजल, पानी पीने की सुविधा, छाया रहेगा और प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड किट्स की फैसिलिटी जो है अवेलेबल रहेगी, ठीक है। मनरेगा की नीति का निर्माण किसने किया था? तो जिन ड्रेज, इसको नोट कर लेना, ठीक है। जिन ड्रेज अमेरिकी नागरिक थे ये, जिन ड्रेज। तो मनरेगा का निर्माण किसने किया था? आएगा तो जिन ड्रेज, अमेरिकी नागरिक थे ये, अमेरिका के थे, ठीक है। मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को ही मनरेगा जो है स्टार्ट हुई थी, 2 फरवरी 2006, तो इसलिए मनरेगा दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। सबसे कम मजदूरी वाला राज्य है बिहार और सबसे अधिक मजदूरी वाला राज्य है केरल। अगर पूछ दिया तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का डेटा है। तो सबसे कम मजदूरी वाला राज्य बिहार, सबसे कम लिटरेसी रेट, साक्षरता दर भी वही है और सबसे कम मजदूरी भी वही है, लगभग 163 रुपये के करीब मजदूरी है वहाँ। और सबसे ज़्यादा मजदूरी दर, पैसा जहाँ मिलता है केरल है, 500 रुपये पर डे, ठीक है। तो इसकी मजदूरी दर को याद नहीं करना है आपको, सबसे ज़्यादा और सबसे कम को ध्यान रखे रहना। क्रियान्वयन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये तो आप लोग को सबको पता ही है। प्राथमिकता, देखिए इस योजना में, मनरेगा योजना में प्राथमिकता दी जाती है महिलाओं को, सबसे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चालू की गई। तो इसमें एक उद्देश्य में ये भी जोड़ लेना कि महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, महिला सशक्तिकरण भी इसका एक उद्देश्य है। तो ये भी चीज़ भी याद रखना आप लोग, ठीक है। आवेदन, रोजगार के लिए आवेदन कहाँ करना है आपको? ग्राम पंचायत में करना है। तो मजदूर श्रमिक जो आवेदन करेंगे वो कहाँ करेंगे? ग्राम पंचायत में करेंगे, इसको भी नोट कर लेना। यात्रा भत्ता जो रहेगा वो 10% है, मतलब जो दैनिक मजदूरी दर है उसका 10% यात्रा भत्ता दिया जाएगा। अब ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान रखना ओवरव्यू कि 10% अप्रॉक्स मिलता है। अब हर स्टेट में इसका अलग भी हो सकता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें जो मैंने फैक्ट बताई हैं, कुछ नई जानकारी जो है वो आप लोग ध्यान में रखिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं इसको PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। 25 दिसंबर सन 2000 को ये योजना लॉन्च की गई थी वाजपेयी सरकार में। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, 25 दिसंबर 2000 को जब ये योजना लॉन्च की गई थी तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी जी। देखिए अटल जी को उनके बहुत महत्वपूर्ण सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सबसे सक्सेसफुल योजना थी, ठीक है। उनकी 2 योजनाओं, अटल जी को इतिहास में, भारत के इतिहास में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट में। क्यों बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है? क्यों उनके समय जो 2 इंपॉर्टेंट योजनाएं आई, उनमें से एक योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी और दूसरी योजना सर्व शिक्षा अभियान थी, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इतनी सक्सेसफुल योजना थी कि प्रति 10 लाख, जब भी गवर्नमेंट इस योजना के लिए 10 लाख खर्च करती है तो लगभग 163 लोग जो है वो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाते हैं। तो अटल जी को इतिहास में अगर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए याद रखा जाएगा तो इन 2 योजनाओं के लिए उनको याद रखना जाना बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरा सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जब लॉन्च हुआ तो 1-2 साल बाद जब उसका डाटा आया तो उसमें देखा गया कि जो लिटरेसी रेट 30% थी वो जस्ट डबल से ज़्यादा हो गई थी। इंक्लाइंडली उनका जो रेशियो था लिटरेसी रेट का वो बढ़ा था उनके टेन्योर में। तो ये 2 योजनाएं जो है वो भारत के इतिहास की सबसे सफलतम योजनाओं में से एक है, इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटल जी की बहुत फेमस पंक्तियां हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ,
गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। दो तरीके का मोटिवेशन होता है, एक टेम्परेरी मोटिवेशन, एक परमानेंट मोटिवेशन। टेम्परेरी मोटिवेशन वो है जो आप कोट्स पढ़ते हैं, कुछ आप वीडियो देख लिए, किसी को सुन लिए, तो वो सब जो मोटिवेशन है वो टेम्परेरी मोटिवेशन है, 5-7 मिनट रहेगा, उसके बाद वो मोटिवेशन नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को आप लोगों को पढ़ना है। वाजपेयी जी को पढ़ना है, अंबेडकर जी को पढ़ना है, गांधी जी को पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है, अब्दुल कलाम साहब को पढ़ना है। इन सब को जब आप पढ़ेंगे तो इन लोगों का जो पूरा लाइफ है, इनका जब ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो इनकी पूरी लाइफ में जो है आपको सीखने के लिए मिलेगा, और ये जो मोटिवेशन है वो आपके साथ परमानेंट आपके साथ बना रहेगा। क्योंकि जब भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जो इन्होंने फेस किया है, आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन जरूर आएगा कुछ ना कुछ जो इन्होंने फेस किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपको ये याद आएंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो टेम्परेरी मोटिवेशन से बचिए, और परमानेंट मोटिवेशन के लिए आप लोग को, इन लोगों को कभी जीवन में टाइम मिले तो ऐसी पर्सनैलिटी को पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो इन्होंने जो आपको काम किए हैं वो आप लोग को निश्चित रूप से मोटिवेट करेंगे, और मोटिवेशन आप लोग के साथ लंबा समय तक बना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। 31 दिसंबर 2019 तक, देखिए 3 चरण जो है, अभी वर्तमान में इसका तीसरा चरण चल रहा है, तो तीसरा चरण चल रहा है वर्तमान में। तो 31 दिसंबर 2019 तक जब दूसरा चरण समाप्त हुआ और 2019 को तीसरा चरण चालू हुआ, तो उसी समय तक का डाटा आएगा। तीसरा चरण तो अभी चल रहा है तो उसका डेटा भी नहीं आया है। तो 31 दिसंबर 2019 तक 6,08,899 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका था। इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य में गांवों की संपर्क विहीन बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ना। देखिए, संपर्क विहीन मतलब जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है उन गांवों को, मतलब जहां बसावटें हैं, मतलब बहुत लोग पब्लिक रहते हैं लेकिन वहां पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, उन संपर्क विहीन, जहां संपर्क नहीं है, उन बसाहटों को बारहमासी सड़क से जोड़ना। मतलब ऐसी सड़कों से जोड़ना जो 12 माह हर सीजन में काम आए। मतलब 3 सीजन होता है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। तो तीनों ही, अब ऐसा नहीं कि कोई सड़क आप बना दिए तो वर्षा ऋतु में वो सड़क गीला हो जाए, मतलब वहाँ पे गड्ढे हो जाए, ऐसा नहीं। 12 सड़क का मतलब वो सड़क जो है वो पूरा 12 महीना काम आए। तो गाँव के संपर्क विहीन बसाहटों को सड़कों से जोड़ना, जो 12 सड़कों से जोड़ना, जो पूरे साल भर काम है, ऐसी सड़कों से जोड़ना, इसका फर्स्ट उद्देश्य था। इसका सेकंड देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना। ये कैसे इसका उद्देश्य हो गया? इसमें लगता नहीं है कि ये जब आप ये योजना पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो इसको देखने से ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इसके पीछे हिडन फीचर ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य था, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना। अब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कैसे कम होगी? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोड की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामवासी हैं उन लोगों को क्या होगा, कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो वो लोग कुछ काम कर रहे हैं अगर, तो वहाँ लोगों की पहुँच बढ़ेगी, लोगों का आवागमन बढ़ेगा। पहली चीज़ तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जहाँ भी रोड बनता है गाँव के बगल से, वहाँ के सब जितने ज़मीन हैं उनकी रेट बढ़ जाती है, ये आपको पता है। कनेक्टिविटी बढ़ने से जो थोड़ा बहुत जो वो लोग व्यापार कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी व्यापार कर रहे हैं, उनके आने जाने की संभावनाएं बढ़ने से उनका व्यापार जो है उसको वो लोग ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह ले जा सकते हैं। दूसरे जगह भी उन चीज़ों को लेने के लिए जो चीज़ें वो सिर्फ उस पर्टिकुलर गांव में मिलती हैं, आवागमन सुनिश्चित हो जाएगा, आवागमन आसान हो जाएगा, तो वहाँ पर जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो गाँव में छोटा छोटा जो उद्योग भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर छोटे छोटे जो पारंपरिक उद्योग हैं उनको भी कॉस्टिंग कम हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा, वहाँ से गाड़ियाँ रहेंगी, आसानी से आप जा पाएंगे। तो वो लोग, ग्रामीण लोग अपनी छोटी छोटी जो बनाएंगे चीज़ों, पारंपरिक हस्तशिल्प से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगी, वो ट्रांसपोर्ट होना चालू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उन लोग को रोजगार मिलेगा और उन लोग की गरीबी दूर होगी। तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी दूर करने के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाना बहुत जरूरी। नक्सलाइट लोग आप लोग देखे होंगे, बस्तर क्षेत्र में नक्सली लोग क्या चाहते करते हैं, सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी खत्म करना चाहते हैं। वो लोग चाहते ही नहीं कि वहाँ रोड जाए, क्योंकि रोड अगर जाएगा तो बाकी लोग वहाँ पर पहुँचना आसान हो जाएगा, और जो गश्ती लगा के जो छुप के वो लोग मारते हैं वो चीज़ बंद हो जाएगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, वहाँ के लोगों के पास पैसा आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, वहाँ की आर्थिक उन्नति हो जाएगी, जो वो लोग चाहते नहीं हैं। तो सड़क का सीधा संबंध आपकी आर्थिक उन्नति से है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों, कि आपके पास अगर सड़क होंगी तो आप अपनी चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपका आवागमन भी सुनिश्चित हो जाएगा, आपकी जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ को डेवलप करने के लिए सड़क बिछाया जाता है वहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना भी इसका एक उद्देश्य था। अब इसका 3 स्टेप था, 3 चरण में ये योजना लागू हुई थी। उन तीनों चरणों को हम लोग देखते जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। देखिए,
PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट स्टेज, इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 थे, सन 25 दिसंबर सन 2000 से फर्स्ट चरण की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था बारहमासी सड़क निर्माण, इसका भी वही उद्देश्य था, सड़कों को जोड़ना, बारहमासी सड़कों का निर्माण करना। ठीक है, इसके दो चीज़ों देख लो, कहाँ बारहमासी सड़क का निर्माण, पहले चरण में बारहमासी सड़क का तो निर्माण करना है, लेकिन किन किन जगहों में। पहला, ऐसे मैदानी क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 500 से ज़्यादा है। देखिए, मैदानी क्षेत्र जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 500 से ज़्यादा है। ये जो 500 का पॉपुलेशन जो है वो किसकी, जनगणना 2001 के अनुसार, ठीक है, जनगणना 2011 नहीं, जनगणना 2001 के अनुसार ऐसा मैदानी क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 500 से अधिक है, उन क्षेत्रों को बारहमासी सड़क से जोड़ना, इसका पहला उद्देश्य था पहले चरण का। दूसरा, पहाड़ी और जनजातीय जिले और मरुस्थलीय जिले, तीनों याद रखना ना, ऐसे जिले जो पहाड़, जहाँ पहाड़ है, जहाँ जनजाति है, जहाँ जैसे अनुसूची 5, नॉर्थ ईस्ट का जो है, इंडिया का जो इतना नॉर्थ ईस्ट का जो जितना भी स्टेट्स है, 7 बहनें, 7 सिस्टर्स जिसको बोलते हैं, वो पूरा जनजातीय जिले हैं, वहाँ जनजाति निवास करते हैं, वहाँ डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं है। तो ऐसे जिलों में, और मरुस्थलीय जिले राजस्थान के कुछ जिले हैं, तो ऐसे जिलों में जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ पानी वगैरह नहीं है ज़्यादा, ऐसे जिलों में अगर 200 से 250 से ज़्यादा भी अगर कहीं पॉपुलेशन है तो वहाँ भी ये योजना लॉन्च कर दी जाएगी। मतलब अगर मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, 500 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जहाँ पहाड़ी, जनजाति और मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर कितना होना चाहिए, 250 से भी ज़्यादा है अगर पॉपुलेशन, 250 या 250 से ज़्यादा, तो वहाँ पर ये योजना अप्लाई कर दी जाएगी, मतलब उनको सड़क से जोड़ दिया जाएगा। ये दो प्रावधान थे पहले चरण के दौरान। पहले चरण के दौरान स्वीकृति मिली 6,46,728 किलोमीटर सड़कों को, जिसमें से निर्माण किया गया 5,80,359 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। ये योजना जो है 2019 में समाप्त हुई, पहली चरण की जो योजना है। ठीक है, तो ये पहले चरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप लोग अच्छे से नोट करिए अपनी कॉपी में, ठीक है, नोट्स में। नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा चरण। इसके दूसरे चरण की शुरुआत हुई 2012-13 से। अब दूसरे चरण का उद्देश्य क्या था? दूसरे चरण का उद्देश्य था मौजूदा सड़कों पर फिर से सड़क बिछाना। देखिए, अब जो सड़कें बिछ चुकी हैं, वो बहुत सारी सड़कें जो हैं बारिश के कारण ख़राब हो चुकी थी, तो उनको फिर से लेयर बिछाने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए दूसरा योजना चालू की, दूसरा चरण चालू किया गया। इसका उद्देश्य था मौजूदा सड़कों पर फिर से सड़क बिछाना, सड़कों को चौड़ा व सीधा करना। ठीक है, सड़कों को चौड़ा करना। और अब इतना साल जब बीत चुका था 2012 तक, ये योजना कब चालू हुई थी, 2000 से चालू हुई थी, 2012 आ चुका था, तो सड़कें जो हैं उनको ज़्यादा चौड़े की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, मतलब चौड़ा करने की रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो उसके लिए थोड़ा सा, मतलब आप मॉडिफिकेशन समझ सकते हैं इसको, रिपेयरिंग या मॉडिफिकेशन। इसके लिए क्या किया गया था, सेकेंड चरण इसका लॉन्च किया गया। तो नवीनीकरण करने के लिए 50,000 किलोमीटर सड़क की पहचान की गई थी। 50,000 किलोमीटर देखा गया था, चिन्हांकित किया गया था कि इन सड़कों पर गड्ढे को पाटना है, दूसरा सड़क बिछाना है, सड़क को तिरछे से सीधा करना है। तो 50,000 किलोमीटर सड़क का पहचान किया गया था, चिन्हित किया गया था। लेकिन स्वीकृत हुआ 49,832 किलोमीटर सड़क जो है वो स्वीकृत किया गया। पहले चिन्हांकन किया गया कि किनका जरूरत है, उसके बाद स्वीकृत किया गया कितना, 49,832 किलोमीटर सड़क का, जिसमें से 32,163 किलोमीटर सड़क जो है उनका निर्माण किया गया, उनका मरम्मत किया गया दूसरे चरण के दौरान। ये जो डाटा है, इसका जो अलग से वेबसाइट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वेबसाइट जो है उसका अलग से मैंने लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख भी सकते हैं उसको। ठीक है, और भी डाटा बताऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग के सामने शेयर करूंगा मैं कि मैं वो डाटा कहाँ से लिया हूँ। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो पोर्टल है वहाँ से लिया गया है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। केंद्र और राज्य का अंश दूसरे चरण के दौरान 75:25, 75:25, मतलब केंद्र सरकार इसके लिए 75% रेशियो जो है वो केंद्र सरकार देगी, 75% फंड, और 25% फंड जो है वो राज्य सरकार प्रोवाइड कराएगी सेकेंड चरण के लिए। ठीक है, पहाड़ी, मरुस्थली और अनुसूची 5 और नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 90:10 का रहेगा। मतलब ऐसे क्षेत्र जो पहाड़ी है, मरुस्थली है, अनुसूची 5 मैंने बताया आपको, अनुसूची 5 में कौन कौन से राज्य आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, 4 राज्य तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, और भी है ना। तो ये सब राज्य जो है वो अनुसूची 5 के अंतर्गत आते हैं। जो हैं वो अति पिछड़े हैं, ये लोग पिछड़े इलाके में आते हैं। ठीक है, अनुसूची 5 में। नक्सल प्रभावित मतलब बस्तर के कुछ जिले, तो इन सब क्षेत्र में 90:10 का रेशियो है, मतलब 90% फंड जो है वो केंद्र सरकार प्रोवाइड करेगी, 10% फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी इन सब जिलों में। ठीक है, क्लियर है? सेकंड जो चरण था वो समझ में आया आप लोग को पूरा? एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। 2016 में
RCPLWEA की शुरुआत की गई। ये RCPLWEA क्या है इसको देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म देखिए, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया, इसका फुल फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, सुरक्षा और संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 44 जिलों में ये जो योजना है RCPLWEA, इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, ऐसे वामपंथी उग्रवाद किसको बोलते हैं? सुरक्षा और संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण, मतलब जिस क्षेत्र में सेफ्टी है ना और कम्युनिकेशन जरूरी है, और जिन राज्यों में सेफ्टी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट, जैसे बॉर्डर के क्षेत्र हैं वो है, और जहाँ सेफ रखना जरूरी है, और जहाँ पर कम्युनिकेशन पहुँचाना जरूरी है, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। वामपंथी उग्रवाद मतलब क्या होता है? वामपंथ मतलब लेफ्टिस्ट। अब ये लेफ्टिस्ट इतना बड़ी चीज़ है कि इसके लिए अलग से, ये बहुत बड़ी चीज़ है लेफ्टिस्ट जो है, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, लेफ्टिस्ट विंग, 2 विंग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, लेफ्ट विंग और राइट विंग, पॉलिटिक्स में भी होते हैं। तो देखिए, लेफ्ट विंग क्या होता है? ऐसी विचारधारा के लोग जो समाज में असमानता को अपोज करते हैं। मतलब समाज में अगर आर्थिक असमानता है और जातिगत असमानता है, मतलब एक वर्ग बहुत अमीर है, एक वर्ग बहुत गरीब है, तो ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, ठीक है, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर, उनको सपोर्ट करने, उनके प्रति सहानुभूति दिखाता है, वो विचारधारा के लोग कहलाते हैं लेफ्टिस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ऐसे लोग, ऐसी विचारधारा जो उनके प्रति सहानुभूति दिखाती है, जो है अति पिछड़े हैं और जो लोग सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करती है और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको प्रयास करती है। ठीक है, उनके प्रति सहानुभूति रखती है और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो प्रयास करती है, उनको कहा जाता है लेफ्टिस्ट या लेफ्ट विंग के लोग, वामपंथी। अब ये वामपंथी उग्रवाद है। वामपंथी वर्ड कहाँ से लिया गया? तो अभी जो है करंटली वामपंथी में किसको बोलते हैं? कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, कम्युनल और सोशल, जो कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी है, उनको वामपंथी विचारधारा के लेफ्ट विंग कहते हैं। ये फ्रांस की राज्य क्रांति से लिया गया है। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसके पहले जो था, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, उसमें, उसकी पार्लियामेंट में लोग चाह रहे थे कि यहाँ गणतंत्र शासन स्थापित हो। ठीक है, और ऐसे लोग जो गणतंत्र का शासन चाहते थे, वहाँ पहले राजा का शासन था, ऐसे लोग जो गणतंत्र शासन चाहते थे, गणतंत्र शासन प्रणाली चाहते थे, वो लोग लेफ्ट साइड बैठे हुए थे उस पार्लियामेंट में। तो वहाँ से चालू हुआ लेफ्टिस्ट, ये जो नाम आया वो वहीं से आया है, फ्रांस की क्रांति से। खैर, वो आप लोग को इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। करेंटली याद रखिए, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग जो है वामपंथी विचारधारा के होते हैं। इससे प्रभावित 9 राज्य के 44 जिले में ये वाला जो RCPLWEA की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर रोड को कनेक्ट करना है, करने के लिए ये स्कीम की चालू की गई। कब चालू किया गया? तो 2016 से चालू किया गया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, PMGSY थर्ड, इसका थर्ड फेज देखते हैं। अब इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2019 से। अब ये 2019-20 से 2024-25 तक चलेगा। अभी चल रहा है, तीसरा चरण अभी चल रहा है, ये ध्यान रखना। इससे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण वर्तमान में चल रहा है? तो 2019-20 से ये 24-25 तक चलेगा ये पूरा योजना जो है। इसका प्रस्ताव था कि 1,25,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने का प्रस्ताव था, जिसमें केंद्र और राज्य का अंश था 60:40। देखिए, चेंज हो रहा है केंद्र और राज्य का। सेकेंड चरण में कितना था? 75-25 था। अब इस समय 60-40 का रेशियो हो गया। 60% फंड जो है केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगी, 40% फंड जो है वो राज्य सरकार प्रोवाइड कराएगी। अब इसमें देखिए, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी, 3 हिमालयी राज्यों, है ना। पूर्वोत्तर का मतलब पूर्व उत्तर, नॉर्थ ईस्ट मैंने जो बताया, और 3 ठो हिमालयी राज्य। हिमालयी राज्य मतलब जहां हिमालय फैला हुआ है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो इन 3 राज्यों में, हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो, उनके लिए 90:10 का रेशियो, क्योंकि वो पिछड़े हुए इलाके हैं, इसलिए 90% फंड जो है ऐसे क्षेत्र में केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगी और 10% फंड जो है वो राज्य सरकार प्रोवाइड कराएगी उनकी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? पहले से बनी सड़कों को ग्रामीण कृषि बाजारों से जोड़ना। मतलब जो सड़कें पहले से बन चुकी हैं, उन सड़क से कनेक्ट होकर, अगर कोई पास में गांव है, सब गांव तक तो जुड़ा नहीं था, तो पास में जो ग्रामीण की कृषि बाजार है, बाजार से उन सड़कों को जोड़ना, कनेक्ट करके, मतलब और एक्स्ट्रा रोड बनाना, सब वेब जो बोल सकते हैं आप। मतलब एक तरीके से उन सड़कों को ग्रामीण कृषि बाजार से लेके उस सड़क को जोड़ देना। तो वहां पर का रोड बनाने के लिए क्या किया गया था? तीसरा फेज को लॉन्च किया गया है, जो अभी भी वर्तमान में चल रहा है। 2024-25 में ये खत्म होगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो था वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से फर्स्ट वीडियो था। इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें अभी वर्तमान में क्या क्या डेटाज हैं वो जो वेबसाइट पोर्टल से निकाल के मैं आप लोग को सब चीज़ को नोट करवाऊंगा। उस चीज़ वो आप लोग को वीडियो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो वीडियो को भी आप लोग देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो सीरीज़ जो है वो बहुत अच्छी लग रही होगी और
इसका लाभ आप लोग को जरूर मिलेगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।